Good morning, students. Once again, you're welcome to our channel Science Vision. And today we will discuss about the topic current and electricity, your first chapter of physics. Okay. Now, first of all, we have to know about electric current. सबसे पहले हमें जानना है इलेक्ट्रिक करंट क्या है, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम ही है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले हमें जानना है कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं द फ्लो ऑफ electric charge electrical charge per unit time through a conductor is called electric current. मतलब द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू ए कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर से कोई इलेक्ट्रिक चार्ज किसी यूनिट टाइम में जो पास करता है उसी को हम लोग कहते हैं उसका इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू फॉर्मूला लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम, कितने टाइम में वह इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। इसमें दो नया वर्ड मिला है आपको, इलेक्ट्रिकल चार्ज, और एक मिला है आपको कंडक्टर। इसके बारे में थोड़ा सा बात डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करने ही वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, और चार्ज को क्यू से। तो आई इक्वल टू फॉर्मूला बनता है क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। और इसका एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ये एम्पियर ऐसे ही नहीं रखा गया है, इस इलेक्ट्रिक करंट का जो खोज था, इन्वेंशन था, वो किया था एक साइंटिस्ट मैरी एम्पियर ने, मैरी एम्पियर। इसीलिए इसका ऐसा यूनिट क्या रखा गया, एम्पियर रखा गया। इन्हीं के नेम के ऑनर में इसका यूनिट रखा गया एम्पियर। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। यहाँ पे हमने चार्ज लिखा हुआ है, इस चार्ज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो चार्ज जो है किसी भी एलिमेंट से, मतलब किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके द्वारा वह किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने का काम करता है। इट मींस दैट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और अ सब्सटेंस हु मेक्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। और चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। SI unit of charge, SI unit of charge is coulomb। C, चार्ज आप लोग जानते हैं, चार्ज कितने तरह के, दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे चार्ज के टाइप्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए कि चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टीज क्या होता है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब दो चार्ज सेम टू सेम है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब ये प्लस और प्लस चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी हुआ कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, और दूसरा होता है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी प्लस माइनस की तरफ भागेगा और माइनस प्लस की तरफ भागेगा, यानी दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। माइनस हो और ये प्लस हो तो ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ, यानी कि चार्ज का प्रॉपर्टी हुआ है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज का यूनिट जान लिया आपने, क्या कूलम्ब होता है, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको। चार्ज का फॉर्मूला भी होता है
Q इक्वल टू N इंटू ई होता है, N इंटू ई। N क्या है? N यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रहे कि जब भी चार्ज का हम लोग जिक्र करेंगे और इसका न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे तो इसके माइनस साइन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से हमको मतलब होना चाहिए। तो Q इक्वल टू एन, ये आपका फॉर्मूला हुआ। एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसके बारे में जानना है। आइए जानते हैं। सिंस Q इक्वल टू क्या पढ़े आपने पढ़ा है नहीं, Q इक्वल टू, और Q का मान कितना दिया हुआ आपको? 1 कूलम इक्वल टू N इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना बताया गया है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कूलम से कूलम यूनिट क्या हो गया? कट गया। N इक्वल टू क्या मिला? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। N इक्वल टू लिखेंगे 1/1.6 इंटू 10⁻19। ये हुआ। अब इस 1.6 से 1 में डिवाइड कीजिए, ये आपको क्या आने जा रहा है? 0.625 इंटू 10⁻19। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है, एक पॉइंट इधर कर देते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक कूलम चार्ज में देयर आर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। अब आइए, आपका जो फॉर्मूला था I इक्वल टू क्यू बाई टी, ये क्या था? इलेक्ट्रिक करंट का आपका फॉर्मूला था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो चार्ज पर यूनिट टाइम हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इसमें इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, I इक्वल टू क्यू की जगह पर NE भी रख सकते हैं, बाई टी कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन में कहता है कि किसी कंडक्टर से 500 इलेक्ट्रॉन 10 सेकंड में पास करता है तो उससे इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा उस कंडक्टर का, तो 500 इलेक्ट्रॉन यानी एन की जगह पर 500 रख देंगे और इलेक्ट्रॉन की जगह पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे और टाइम जितना कहेगा उससे डिवाइड कर देंगे, आपका एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, जितना भी चीज है मेजरेबल क्वांटिटी है, उन सारे मेजरेबल क्वांटिटी को किसी न किसी डिवाइस से मेजर किया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि लेंथ है उसको मीटर में मेजर करते हैं, तो करंट को एम्पियर में मेजर किया गया, लेकिन इसके लिए कोई ना कोई डिवाइस होता है। तो डिवाइस के लिए करंट को मेजर करने के लिए हम लोग आमीटर का इस्तेमाल करते हैं, आमीटर। इसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज मिलेगा आपको, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो मिलेगा। लेकिन आमीटर क्या होता है? ये एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है किसी सर्किट से या किसी कंडक्टर से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। और आमीटर का सिंबल, इसको हमेशा किसी डिवाइस के बगल में जोड़ा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ही जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर का, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है? कंडक्टर किसको कहेंगे? दोज मटेरियल्स और सब्सटेंसेस हु allow to pass the electric current from one end to another end are called conductors, and who doesn't allow they are called insulator। तो फिर बात होता है कि कंडक्टर किसको कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे किसको? डिफिनीशन से तो हमने कह दिया, लेकिन कंडक्टर को और इंसुलेटर को कहेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? तो कंडक्टर क्या होता है, देखिए
जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट लेड, लेड मतलब सीसा, एक्सेप्ट लेड, ये क्या है? कंडक्टर है। और इंसुलेटर क्या है? वे सारे मतलब मेटल्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब इंसुलेटर है, एक ग्रेफाइट को छोड़ करके। ग्रेफाइट भी कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट भी, ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या इलेक्ट्रिक करंट कहिए। तो हम लोग जान गए कि जितने भी मेटल्स है वो सब क्या है? कंडक्टर है, और जितने भी नॉन मेटल्स है वो नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर है। लेकिन उन नॉन मेटल्स में भी एक ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि कंडक्टर मटेरियल है, जो कि कंडक्टर का काम करता है। ठीक है, तो इस ग्रेफाइट को आपने देखा होगा, जो ड्राई सेल्स होते हैं उसमें ये काला रंग का एक रॉड निकला रहता है, वही क्या है? वो ग्रेफाइट का ही बना रहता है। आइए फिर आगे देखते हैं। पेंसिल में भी आप लोगों ने ग्रेफाइट को देखा होगा। आखिर मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी का? मेटल कंडक्टर क्यों है? आइए एक मेटल का टुकड़ा लेते हैं। ये क्या है? पीस ऑफ मेटल है। ये एक पीस ऑफ मेटल ले रहे हैं। पीस ऑफ मेटल को लेकर के हम क्या कर रहे हैं? इसमें देख रहे हैं मेटल में क्या है। मेटल्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे किसी भी मेटल का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके भी देख सकते हैं। जैसे सोडियम ही ले लीजिए, सोडियम ही है तो 281, एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें एक्स्ट्रा है ही हर एक सोडियम एटम में। तो ऐसे से बहुत सारा आइटम होगा। तो यहाँ पे एक मेटल का टुकड़ा ले रहे हैं और देख रहे हैं इसमें क्या है, और इस टुकड़े को हम एक इलेक्ट्रिक करंट या फिर किसी ड्राई सेल या किसी बैटरी से हम इसको जोड़ देते हैं और इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं। जब इससे इलेक्ट्रिक करंट आई पास स्टार्ट हुआ, मतलब जैसे इसने हमने वोल्टेज अप्लाई किया, वैसे ही क्या हुआ? वोल्टेज अप्लाई होने के बाद ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो कहां से निकलेंगे? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर भागेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकल कहां जाएंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ भागेंगे। और ठीक इसका उल्टा हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा। यानी कि जब तक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। इसलिए बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल होता है, ताकि नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और इसी का जस्ट ऑपोजिट हम लोग क्या लेके चलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। तो इससे हम लोगों को दो चीज मिला कि मेटल्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, क्योंकि मेटल्स हैव ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? Direction of electric current is always taken as opposite to the flow of electrons। यानी कि इलेक्ट्रॉन जहां फ्लो कर रहा है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो कंडक्टर में जितने भी मेटल्स के सब्सटेंस है, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सब क्या है? कंडक्टर है। और इंसुलेटर में क्या क्या हो जाएगा? रबर ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, ये वुड ले लीजिए, ड्राई वुड, ये सब क्या है? इंसुलेटर है। ये टॉपिक आपका खत्म हुआ। अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आगे पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जैसे आपका घर पे ये कोई बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, तो यहाँ तो कोई तार आता है तभी ना आप इस स्विचेस में डाइवर्ट करते हैं, स्विच में डाइवर्ट करते हैं, तब वहां से आप डिवाइस को जोड़ते हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को कैरी करने में किसी फिक्स पॉइंट पर उसी को हम लोग जो वर्क किया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। यानी कहेंगे इट इज डिफाइंड एज the amount of work done to bring a positive unit charge
फ्रॉम infinity to a given point। क्या समझा आपने कि इसको कैसे डिफाइन किया गया? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज, मतलब +1 कूलम चार्ज। पॉजिटिव यूनिट चार्ज करने का मतलब क्या हुआ? +1 कूलम चार्ज। ये कहने का मतलब हुआ +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, अनंत से किसी गिवन पॉइंट तक। मान लेते हैं कि हमारे स्पेस में कोई पॉइंट P है, हमारे यहाँ इस पॉइंट P तक हम यहाँ से Q चार्ज को कैरी करके ले आ रहे हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए? यदि हम यहाँ पे W जूल वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे V एट P इक्वल टू क्या होना चाहिए? W/Q। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग द +Q चार्ज एट P बाई चार्ज। ओके, तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग हमेशा V से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? V से। और इसका ऐसा यूनिट इज वोल्ट। वोल्ट सिंबल भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका भी यूनिट वोल्ट क्यों पड़ा? इसके पीछे भी कहानी है। क्या कहानी है? क्योंकि वोल्ट इसका यूनिट पढ़ने के पीछे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है अलेसांद्रो वोल्टा। अलेसांद्रो वोल्टा। इन्हीं साइंटिस्ट के ऑनर में इसका यूनिट रखा गया वोल्ट, क्योंकि इन्होंने इसका खोज किया था। इन्होंने ही बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे किसी पॉइंट पर पता किया जा सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कि किसी पॉइंट पर किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लाया गया, उसमें जो वर्क डन किया गया वही अमाउंट क्या डिफाइन हुआ था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन हुआ था। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, इसको देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफर होना चाहिए। मान लेते हैं कि दो पॉइंट है A और पॉइंट B। इस पॉइंट A से यदि हम लोग +1 कूलम चार्ज को B तक ट्रांसफर कर दे तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। विदाउट वर्क का तो A से B तक जाएगा नहीं। तो इसी को कहेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मींस कहेंगे इट इज डिफाइंड एज the amount of work done to displace +1 coulomb charge from one point to another point। क्या कहेंगे? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस ए +1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक +1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में किया गया वर्क डन। यदि +1 कूलम चार्ज है, हम यहाँ से +Q कूलम को चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, और यदि W जूल वर्क कर रहे हैं तो इस केस में क्या होना चाहिए? यदि इस A पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं VA है, B पॉइंट का मान लेते हैं VB है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, दोनों का डिफरेंस निकाल लिए, इक्वल टू क्या होना चाहिए? वर्क डन बाई चार्ज। Q चार्ज को हम ले गए हैं तो Q चार्ज VA माइनस VB। यदि मान लेते हैं कि ये 100 वोल्ट है और ये 50 वोल्ट है,
तो 100 वोल्ट से 50 वोल्ट घटाएंगे कितना आएगा, 50 वोल्ट आएगा। तो वोल्ट आएगा तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई वोल्टेज ही आएगा, वोल्ट आएगा। तो V बराबर क्या फॉर्मूला मिल गया हमको यहाँ से भी, W/Q मिल गया। यानी V इक्वल टू क्या कहेंगे, W/Q कहेंगे। इसका यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट ही रहेगा। ऐसा यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट रहेगा। हाँ, बात होता है यहाँ पे डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, तो 1 वोल्ट बराबर क्या आना चाहिए, 1 वोल्ट बराबर, इस वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, जूल। तो 1 जूल बाय चार्ज यूनिट कूलम, यानी कि 1 वोल्ट इक्वल टू आया 1 जूल बाय 1 कूलम, यानी कि 1 जूल पर कूलम कह सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं 1 वोल्ट को, 1 वोल्ट को कहेंगे कि 1 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू पॉइंट बी, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में किया गया वर्क डन कितना है मेरा, 1 वोल्ट है, 1 जूल है, 1 जूल मेरा वर्क डन है। और यहां से दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, वर्क डन बराबर Q इंटू V। ये भी याद रखना है, ये सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम में आएगा। ये 10th में ही नहीं, जब आप लोग रेलवे का एग्जाम देने जाएंगे तो सबसे ज्यादा इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखना है सारे फॉर्मूला। चलिए आगे देखते हैं। इसका भी यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। इसकी भी कोशिश किसने की थी, अलेसांद्रो वोल्टा ने। और इसको मेजर करने के लिए भी एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है, वोल्ट मीटर। ये है वोल्ट मीटर। ठीक है, अलेसांद्रो वोल्टा ने इसको बनाया था, वोल्ट मीटर को। आइए देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट लॉ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इस वीडियो में उसी लॉ तक हम सीमित रख रहे हैं, फिर अगले वीडियो में आपको उसके आगे के लिए भेजा जाएगा। इसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, देखिए ओम्स लॉ है क्या। यदि कोई कंडक्टर है, यदि ये मान लेते हैं कि यह कोई कंडक्टर है और इससे कोई वोल्टेज अप्लाई किया गया है और करंट I फ्लो हो रहा हो वोल्टेज V के दौरान, तब क्या कहता है ओम्स लॉ, इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मार्केबल थिंग है यहाँ पे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पूरे ओम्स लॉ में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। पहले लिख देते हैं आपको, इट स्टेट्स दैट at constant temperature current passes through a conductor is directly proportional to the amount of PD applied across its ends। मतलब कहा गया इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब किसी कांस्टेंट दिए गए टेम्परेचर पे करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर से जो करंट पास कर रहा है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, इसके एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया गया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पोटेंशियल डिफरेंस वही पीडी कहा जाता है, वोल्टेज भी कहा जाता है इसको। इस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दूसरा वोल्टेज भी है, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स भी कह सकते थे। इसमें कहा गया कि करंट जो पास कर रहा है कंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके। यानी कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
तो सर इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के बाद। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है कुछ ना कुछ क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे क्या आया है, आर। हियर आर इज रेसिस्टेंस ऑफ वायर, आर इज रेसिस्टेंस ऑफ वायर। रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, जो करंट को फ्लो होने में क्या करे, अपोज करता हो, फ्लो ऑफ करंट को रेसिस्ट करता हो, रोकता हो, उसी का नाम क्या है, रेसिस्टेंस। तो V इक्वल टू आई आर मिला आपको फॉर्मूला, जहां V इक्वल आई आर क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ वायर है। थोड़ा सा रेसिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं, ऊपर यहाँ पे हम लिख देते हैं रेसिस्टेंस के बारे में, फिर उस पर चर्चा करते हैं। रेसिस्टेंस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और अ वायर विच रेसिस्ट टू फ्लो ऑफ करंट, यानी कि ऐसा प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को क्या करता हो, रेसिस्ट करता हो। याद रहेगा ना, लिख देते हैं यहाँ पे, द प्रॉपर्टी of a wire through which it resists to flow of current। क्या कहेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ ए वायर थ्रू विच इट रेसिस्ट टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, आर से। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है रेसिस्टेंस का, यहां लिख देते हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, ओम, सिंबल ओम ये रहेगा। ये ओम क्यों रहा, क्योंकि साइंटिस्ट का जो नाम था वो नाम था जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम नाम था इनका। तो इस साइंटिस्ट का नाम क्या है, जॉर्ज साइमन ओम। इन्हीं के नाम के ऑनर में इस रेसिस्टेंस का यूनिट क्या रखा गया, ओम रखा गया, क्योंकि इन्हीं के ओम्स लॉ से इसका क्या हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है, किसकी, रेसिस्टेंस की। इसीलिए इसका ऐसा यूनिट क्या रखा गया, ओम रखा गया, और ये ओम का सिंबल है। ठीक है, यहां पे क्या मिला, V इक्वल टू आई इंटू आर मिला है, और I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई आर। यहां पे हम क्या कहेंगे, जिस वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा रहेगा उसमें करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। और यदि ये कहा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे V बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे अमाउंट ऑफ करंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। As the amount of voltage increases, amount of electric current also increases, and vice versa। मतलब इसका उल्टा भी सही है कि as the amount of current increases, amount of potential difference also increases, as the amount of voltage decreases, amount of current also decreases, है ना। तो ये याद आना चाहिए आपको। और ये I इक्वल टू V बाई आर आ गया। यदि रेसिस्टेंस निकालते हैं तो क्या आ रहा है, V बाई आर, तो V बाई आई आएगा आपको, रेसिस्टेंस इक्वल टू, तो V बाई आई, V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, मतलब ये रेशियो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो इसीलिए कभी भी क्या रहेगा, रेसिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा, जब तक इसके वायर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो। तो ये समझ में आ गया आपको ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास होता है तो वह इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसा आपने अभी देखा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I देखा, और यहाँ से अपने जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो क्या आया, V इक्वल टू आई आ गया, जहाँ R क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ वायर। और इस R के बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में यहाँ लिख दिया गया है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए वायर थ्रू विच इट रेसिस्ट टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। और इसका ऐसा यूनिट ओम है, किसके नाम पे, जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर इसका ऐसा यूनिट क्या रखा गया, ओम रखा गया। तो आइए इसके बारे में क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला थ्योरी मिलेगा। तब तक के लिए आपको इसको पढ़िए। ओके, बी एट योर होम, बी सेफ। ओके, बाय।